Hello everyone. So welcome to another video. In this video, we are going to talk about बहुत ही important topic, that is exchange rate movement and the associated concepts such as nominal effective exchange rate (NEER) जिसको बोलते हैं and real effective exchange rate (REER) बोलते हैं. So let us begin the topic. Now, when you talk about foreign exchange या foreign exchange market की जब आप बात करते हैं, तो in general market में आप क्या कहते हैं? What is the meaning of market? Markets are where buyers and seller meet and goods and services are exchanged. तो बेस्ड ऑन दैट जब हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है दैट इट इज द प्लेस वेयर द डिफरेंट करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड, राइट, वेयर डिफरेंट करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड. फॉर एग्जाम्पल जैसे $1 की लेट अस से वैल्यू है 90 रुपीज. ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर एंड रुपी आर बीइंग एक्सचेंज्ड और लेट अस से ये वैल्यू है. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जहां पे डिफरेंट करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड टुगेदर. दैट इज द फर्स्ट थिंग. यहीं पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज रिक्वायर्ड बिकॉज पूरे वर्ल्ड में जो डिफरेंट कंट्रीज हैं दे हैव डिफरेंट करेंसीज. तो लेट अस से इंडिया ट्रेड कर रहा है यूएस के साथ, इंडिया ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ, तो दोनों की करेंसी अलग अलग है. तो व्हाट विल बी हाउ द गुड्स विल बी प्राइस्ड, राइट, कि इंडिया हैज बॉट सर्टेन थिंग फ्रॉम रशिया एंड रशिया में उसका प्राइस रूबल में है, इंडिया में प्राइस उसका रुपी में है. तो अनटिल अनलेस ये एक्सचेंज रेट हमें पता हो तो ट्रेड बिकम्स डिफिकल्ट, राइट. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. सेकेंड चीज है what is the foreign exchange rate, all right. So it is the amount of domestic currency which we are using to buy one unit of foreign currency. यहाँ के केस में जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ पे कितना है, तो टू बाय वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, यहाँ पे ये डॉलर है, वी हैव टू फॉरगो 90 रुपीज. तो एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं तो $1 इज इक्वल टू ₹90. ठीक है, तो ये एक्सचेंज रेट हो गया कि हाउ मच डोमेस्टिक करेंसी वी आर विलिंग टू फॉरगो टू बाय वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी. इसके बाद कैसे ये वैल्यू डिटरमिन होती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमिन कैसे होता है. तो देयर आर मोस्टली टू फैक्टर्स विच डिटरमिन द फॉरेन एक्सचेंज रेट. पहला फैक्टर जो होता है मार्केट डिटरमिन्ड. मार्केट डिटरमिन्ड, what is the meaning of market determined? That it is based on demand and supply, all right. And another is that it is externally determined, all right, determined by any agency, externally determined or determined by any agency or determined by any agency, all right. मे बी गवर्नमेंट डिसाइड कर देगी कि $1 इज इक्वल टू ₹50, मे बी सेंट्रल बैंक डिसाइड कर देगा कि $1 इज इक्वल टू ₹40. तो बेस्ड ऑन दिस वी हैव डिफरेंट एक्सचेंज रेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट. जैसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, वहां पे जो वैल्यू हो, एक्सचेंज रेट जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय गवर्नमेंट, मे बी डिटरमिन्ड बाय सेंट्रल बैंक. कोई एक एक्सटर्नल एजेंसी होगी विच विल डिटरमिन द रेट. Similarly, when it is determined by market forces, that is forces of demand and supply, it is called as floating exchange rate. और इसी का जब मिक्स रहता है तो उसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. अप टू अ सर्टेन लेवल it is based on demand and supply, and beyond that central bank intervenes and try to manage the thing. Managed floating exchange rate, it is the combination of fixed exchange rate and floating exchange rate. ठीक है, in case of India remember we follow managed floating exchange rate. इंडिया के केस में we follow managed floating exchange rate. So next, when we talk about movement of exchange rate, all right,
For example, let us say $1 is equal to rupees 100. Let us say take a just a, this is the base, and let us say we have moved from here to $1 is equal to rupees 110. And similarly, another way of seeing it is $1 is equal to rupees 90. So these are the two scenarios which may happen from this base point, from this reference point. तो जब इस पॉइंट से यहां पे होता है, व्हाट विल बी द रीजन? ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे डॉलर की स्कार्सिटी हो गई, मतलब आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स हो गया, आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स और स्कार्सिटी ऑफ डॉलर्स। तो इसलिए डॉलर महंगा हो गया। अगर इंटरप्रेट करेंगे आप तो डॉलर महंगा हो गया, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डीवैल्यूएशन इसी को कब बोल देते हैं? जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रहता है, तब हम इसको बोलते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं डीवैल्यूएशन। ठीक है, सो स्कार्सिटी ऑफ डॉलर्स। सिमिलरली जब हम यहां पे देख रहे हैं तो $1 इज इक्वल टू 90 हो जा रहा है फ्रॉम 100। ऐसा क्यों हो रहा है? देयर इज ह्यूज इनफ्लो ऑफ डॉलर्स, ह्यूज इनफ्लो ऑफ डॉलर्स। ठीक है, तो इस केस में वी टॉक अबाउट कि अप्रिसिएशन हो गया है, अप्रिसिएशन हो गया है, और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अगर रहेगा तो हम रीवैल्यूएशन बोलते हैं। राइट, appreciation and depreciation in case of flexible exchange rate and devaluation and revaluation in case of fixed exchange rate। इसीलिए जब आप इंडिया की बात सुनते हो, रुपी का जब बात करते हैं, यू विल ऑलवेज हियर कि रुपी इज डेप्रिसिएटिंग। आप कभी ये नहीं लिखा हुआ देखोगे कि रुपी इज बीइंग डीवैल्यूड। जब डीवैल्यूड कब होगा, वो या तो सरकार करेगी या तो आरबीआई करेगी। ऑलराइट, सिंस इंडिया इज फॉलोइंग मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तो इट इज बेस्ड ऑन मार्केट सिनेरियो। तो इसीलिए हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन एंड अप्रिसिएशन की। ठीक है, तो जब डेप्रिसिएशन एंड अप्रिसिएशन हो रहा है तो क्या क्या डिफरेंट पैरामीटर्स पे क्या इंपैक्ट आ जाएगा? फॉर एग्जांपल जैसे एक्सपोर्ट के केस में डेप्रिसिएशन में इट विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, ऑलराइट, एंड अप्रिसिएशन होगा तो आवर एक्सपोर्ट विल बिकम लेस कॉम्पिटिटिव। ऑलराइट, तो मोर कॉम्पिटिटिव एंड लेस कॉम्पिटिटिव आप कैसे समझ सकते हैं यहाँ पे? जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से $1 का एक्सपोर्ट हो रहा है, ऑलराइट, एंड इंडिया इज एक्सपोर्टिंग लेट अस से टी-शर्ट्स, एंड टी-शर्ट की जो प्राइस है लेट अस से दैट इज 20 रुपीज, that is 20 rupees. Someone is giving $1 and we are providing the t-shirts. Let us say US में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और at a moment let us say $1 की जो वैल्यू है that is ₹100 मान लेते हैं। $1 is ₹100. So somebody is giving $1, we are providing them 5 t-shirts. ठीक है, now this 100 rupees की जो वैल्यू है that becomes depreciates, or let us for an example it becomes 120। 100 rupees से 120 हो जाता है। now somebody is giving us $1, then how many t-shirts we are providing? We are providing them 6 t-shirts now। ठीक है, that is why we say that our exports will become competitive। all right, that is the idea। Similarly जब बढ़ जाएगी वैल्यू, then it will be less competitive। let us say 100 से 80 रुपीज हो गई, तो 80 रुपीज के केस में we are only providing them 4 t-shirts। तो आवर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, एक्सटर्नल जो हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो घट गई। यही पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो अप्रिसिएशन के केस में इट विल बिकम चीपर, और यहाँ पे कॉस्टलियर हो जाएगा, क्योंकि लेट अस से $1 का इंपोर्ट कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन हो गया, नाउ 110 रुपीज दे के $1 मिल रहा है, बट जब अप्रिसिएशन हो जाएगा तो 90 रुपीज दे के ही $1 मिल जाएगा। सिमिलरली जब हम रेमिटेंसेस की बात कर रहे हैं, in case of depreciation we are getting more rupees per dollar, so it may incentivize more remittances by the जो we people living outside the country, they may provide more remittances because they are getting more rupee per dollar। यहाँ पे less rupee per dollar मिल रहा है तो it may decrease। सिमिलरली जब हम डेट सर्विसिंग की बात करेंगे, डेट सर्विसिंग स्पेशली इन केस ऑफ फॉरेन लोन्स जो हमने ले रखा है, ऑलराइट, तो वहां पे जब डेप्रिसिएशन होगा देन सर्विसिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसको कैसे सोच सकते हैं? हाउ यू कैन इमेजिन इट? लेट अस से $1 EMI वी आर पेइंग, ऑलराइट, नाउ व्हेन रुपी डेप्रिसिएट्स 110 रुपीज वी हैव टू गिव इन ऑर्डर टू गेट दैट $1। ठीक है,
तो इट विल बिकम कॉस्टलियर. अर्लियर 100 दे रहे थे, नाउ इट हैज बिकम 110. सिमिलरली जब अप्रिसिएशन होगा तो ये चीपर हो जाएगा, बिकॉज अर्लियर वी वर गिविंग 100, नाउ वी हैव टू गिव ओनली 90 रुपीज, सो इट बिकम्स चीपर. सिमिलरली जब हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे हैं, लेट्स से इंडिया के केस में, तो करंट अकाउंट डेफिसिट में इंक्रीज बिकॉज यहाँ पे imports will become costlier and imports are mostly नॉन इलास्टिक इन नेचर. तो ऐसा आप ज्यादा नहीं सोच सकते कि इफ इंपोर्ट्स आर बिकमिंग कॉस्टलियर तो इंपोर्ट कम कर देंगे. तो ऐसा फॉर अ फ्यू थिंग्स हो सकता है, बट इन जनरल इंटायर इंपोर्ट्स के लिए नहीं हो सकता, बिकॉज दिस आर इन इलास्टिक. वी आर क्रूड ऑयल, अदर थिंग्स हम जो खरीद रहे हैं, तो दैट इज वाई जो कॉस्टली हो जाते हैं, दैट इज वाई कैड में इंक्रीज, बिकॉज करेंट अकाउंट डेफिसिट में फॉर एग्जाम्पल नो imports पे it become competitive but may not lead to increase in imports. तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हो जाएगा कैड में इंक्रीज, यहाँ पे कैड में भी a little bit of lower. Similarly जब यहाँ पे हम Indians who want to go foreign education or travel, तो यहाँ पे when the depreciation की बात करेंगे it will become costlier. जब appreciation की बात करेंगे तो it may become cheaper. So these are some of the things जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है रिलेटेड विथ डेप्रिसिएशन एंड अप्रिसिएशन. फॉर एग्जाम्पल अप्रिसिएशन का क्या मतलब हुआ? रूपी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, रूपी इज नाउ वर्थ मोर एंड रूपी हैज हायर वैल्यू इन कंपैरिजन टू डॉलर्स. लेट अस से जब हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, रूपी इज गेटिंग वीकर, रूपी इज नो वर्थ लेस देन डॉलर अभी, एंड देन रूपी हैज लोअर वैल्यू विज़ डॉलर. ठीक है, तो ये थोड़ा मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट एंड इट्स इम्पैक्ट की बात हो गई. तो ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखिए, बिकॉज डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी हैज बीन इन द न्यूज फॉर लास्ट 1 year, सो इट द टॉपिक बिकम इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं अनदर वे ऑफ सीइंग द एक्सचेंज रेट, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बाइलेटरल एक्सचेंज रेट, bilateral exchange rate, then we are saying, let us say $1 is equal to rupees 90, or let us say €1 is equal to rupees 100. So ये है bilateral exchange rate, इंडिया का रूपी वर्सेस यूएस का डॉलर, दैट इज व्हाट bilateral. इंडिया का रूपी वर्सेस यूरो रीजन, ऑलराइट. तो दिस इज कॉल्ड एज बाइलेटरल एक्सचेंज रेट. तो यहीं पे जब अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन आप देख रहे हैं इन केस ऑफ बाइलेटरल एक्सचेंज रेट, तो उससे आप एक चीज ये निकाल पाते हैं कि वेदर आवर एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन टर्म्स ऑफ कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है. बट हमेशा ध्यान रखिए ये उस रेफरेंस कंट्री के ही लिए हो रहा है, ऑलराइट. तो $1 इज इक्वल टू 90, यहां पे रूपी डेप्रिशिएट हो गया, तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडिया विज यूएसए, यही बात हम यहां पे निकाल पा रहे हैं. बट प्रैक्टिकल वे में क्या होता है, इंडिया हैज ट्रेडिंग रिलेशन विथ मल्टीपल कंट्रीज, ऑलराइट. इंडिया हैज ट्रेडिंग रिलेशंस विथ मल्टीपल कंट्रीज. नाउ इमेजिन वी वांट टू अंडरस्टैंड कि जो इंडिया का रूपी है and the trading partners which are there. तो इंडिया का रूपी on one side and let us say 10 trading partners on another side. Now we want to see कि रूपी जो है वो depreciate कर रहा है in terms of all the trading partners या रूपी appreciate कर रहा है in terms of all trading partners. ठीक है, खाली बाइलेटरल की बात नहीं करना चाह रहे कि इंडिया वर्सेस यूएसए या इंडिया वर्सेस यूरो रीजन या इंडिया वर्सेस रशिया. वी वांट इंडिया वर्सेस लेट अस से 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स जिनके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं. तो वहां पे जब हम निकालते हैं देन वी गो फॉर इफेक्टिव एक्सचेंज रेट व्हेन रूपी ऑन वन साइड एंड लेट अस से बास्केट ऑफ करेंसी ऑन अनदर साइड. जो भी हम ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनकी जो बास्केट ऑफ करेंसीज ले रहे हैं, अब उनके बीच में क्या हो रहा है, वेदर रूपी इज स्ट्रेंथनिंग, वेदर रूपी इज वीकनिंग, ये जब हम निकालने जाते हैं देन वी गो फॉर इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. सो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है, इट रिप्रेजेंट मूवमेंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अगेंस्ट द बास्केट ऑफ करेंसीज ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर. जब हम बाइलेटरल की बात कर रहे हैं तो इंडिया वर्सेस अनदर कंट्री,
जब हम इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं तो इंडियन रुपी वर्सेस बास्केट ऑफ करेंसी जो ट्रेडिंग पार्टनर्स लेटर से जितने भी हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन बायलेटरल एक्सचेंज रेट एंड इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो जब हम सिग्निफिकेंस ऑफ इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे एक चीज ऐसे समझ सकते हैं कि लेट अस से जब हम बायलेटरल देख रहे हैं, वी आर सेइंग दैट $1 इज इक्वल टू ₹100 एंड नाउ $1 इज इक्वल टू ₹110। तो यहां से देख के हम ये समझ सकते हैं ओनली कि विज यूएसए इंडिया का जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। बट यहां से हम ये नहीं कह सकते कि वेदर इंडियाज एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस हैज इंक्रीज्ड विज ऑल ट्रेडिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो यहां पे ये चीज आप नहीं देख सकते। तो दैट इज वाई इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कम्स इनटू पिक्चर। तो इट हेल्प्स इन असेसिंग द फेयर वैल्यू ऑफ करेंसी, कि वो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, कि फेयर वैल्यू है, वो सारी चीजें। एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इकोनॉमी, रूपी ऑन वन साइड एंड द ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑन द अदर साइड। सो इंडिया का एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस ओवरऑल इंक्रीज है कि डिक्रीज है, एंड इट में सर्व एज ए गाइड पोस्ट फॉर सेटिंग मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, तो जब आप इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो उसको दो तरीके से देखते हैं। वन इज नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड अनदर इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसको नीर एंड रीर बोलते हैं। तो लेट अस सी वन बाय वन। तो जब हम नीर की बात कर रहे हैं तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि नीर इज एन इंडेक्स। ठीक है, नीर इज एन इंडेक्स विच कैप्चर्स द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रूपी, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रूपी विज अ विज बास्केट ऑफ करेंसीज ऑफ इट्स ट्रेडिंग पार्टनर। तो ये नीर जो है ये हमारा एक इंडेक्स है। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि नीर इज इंडेक्स। कैसे इसको समझ सकते हैं, जैसे हम निकालते हैं सीपीआई इंडेक्स, ऑलराइट, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, जो हम इंडेक्स निकालते हैं तो हम क्या करते हैं सीपीआई में, अगर एक बार देख लीजिए हम क्या करते हैं। पहला, वी ट्राई टू हैव बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक बास्केट बनाते हैं विच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजम्पशन पैटर्न इन द कंट्री। एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम ले लेते हैं, लेट अस से 300 आइटम्स, 400 आइटम्स, व्हाटएवर इट इज। तो एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ले लिया। सेकंड, हमने उस पे वेटेज डाल दिया कि किसका कंजम्पशन ज्यादा है, उसका वेटेज ज्यादा है, ऑलराइट, उसका वेटेज डाला है, वेट्स डाल देते हैं। एंड थर्ड, वी ट्राई टू कैलकुलेट द इंडेक्स, जिसका हम बेस ईयर ले लेते हैं, बेस ईयर, एंड दैट वैल्यू इज कन्वर्टेड टू 100। सिमिलरली यही चीज, क्योंकि नीर इज एन इंडेक्स, इट इज डन हियर। तो एक चीज, कई बार आप कंफ्यूजन हो जाते हैं, यू ट्राई टू सी नीर एज ए बायलेटरल एक्सचेंज रेट, जैसे $1 इज इक्वल टू ₹80, $1 इज इक्वल टू ₹90। उस तरीके से नीर को नहीं देखना है, नीर इज एन इंडेक्स, ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहां पे भी बास्केट ऑफ करेंसीज होती हैं, बास्केट ऑफ करेंसीज होती हैं। तो नीर इज दो तरीके से नीर कैलकुलेट होता है, एक 6 करेंसी बास्केट एंड एक 40 करेंसी बास्केट। तो यहां पे भी बास्केट ऑफ करेंसीज होती हैं। सेकेंड, उनको भी वेट्स मिलता है बेस्ड ऑन द ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड दैट कंट्री। जिसका ट्रेड ज्यादा होगा इंडिया से, उसका वेट थोड़ा ज्यादा होगा नीर बास्केट में। एंड देन द इंडेक्स वैल्यू इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन बेस ईयर, जब हम उसको 100 रख देते हैं। इन केस ऑफ नीर, द बेस ईयर इज 2015-16, अर्लियर बेस ईयर वॉज 2004-5। तो ये एक चीज ध्यान रखिए कि नीर हम एक इंडेक्स बनाते हैं टू अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रूपी। उस इंडेक्स वैल्यू को देख के विज द ग्लोबल करेंसी ऑफ इट्स ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, तो it is an index which captures the movement in external value of rupee against the basket of global currencies of trading partners. It is calculated as geometric weighted average of bilateral exchange rate of home currency, that is rupee, in terms of its trading partner currency. बेसिक डिटेल्स क्या है, जब हम बेस ईयर की बात करते हैं, इट इज 2015-16।
Earlier base year was 2004-5 और base year used as reference year for comparison and उसकी जो वैल्यू है वो हम सेट कर देते हैं 100 पे. करेंसी बास्केट यहाँ पे क्या है, आइदर 6 करेंसी और 40 करेंसी. वेट्स जो होता है, तो करेंसी वेट्स आर डिराइव बेस्ड ऑन द शेयर ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीज इन द टोटल फॉरेन ट्रेड. जिसका शेयर ज्यादा होगा उसका वेटेज ज्यादा होगा. सिमिलरली जैसे हम सीपीआई में देखते हैं, ऑलराइट, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो हम निकालते हैं, जिसमें ज्यादा कंजम्पशन जिसका होता है उसका वेट ज्यादा रख देते हैं. सिमिलरली यहाँ पे 6 करेंसी बास्केट होता है एंड 40 करेंसी बास्केट होता है. जब हम 6 करेंसी की बात करते हैं तो यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, ब्रिटिश पाउंड एंड जापानीज एन एंड हांगकांग डॉलर, ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाती हैं. ठीक है. जब हम 40 करेंसी बास्केट की बात कर रहे हैं तो इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 88% ऑफ इंडियाज एनुअल ट्रेड फ्लोस. वो सारी चीजें यहाँ पे हैं. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मूवमेंट ऑफ नीर को हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, हाउ डू वी आर इंटरप्रेटिंग इट. तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे बेस ईयर हमने बोला इंडेक्स इज 100. अब जो मूवमेंट हो सकता है, लेट अस से इट इज मूविंग 100, no, from 100 it is moving 105, it is moving 107, it is moving 109. इस तरीके से let us say increase in need basically from 100, and it can be, let us say from 100 it is moving and 98, let us say it is moving 95, it is 92, etc. Decrease in need, increase in need and decrease in need. जैसे एब्सोल्यूट नंबर लेट अस से 110 है नीर की वैल्यू, तो इसको क्या मतलब समझेंगे, हाउ डू वी इंटरप्रेट इट. तो इट इज इंटरप्रेटेड एज दैट रूपी हैज स्ट्रेंथेंड. बेस ईयर कंपैरिजन में रूपी हैज स्ट्रेंथेंड और अप्रिसिएटेड रिलेटिव टू द करेंसीज जो भी रहेगा मेन ट्रेडिंग पार्टनर का बाय 10%. तो एक चीज ध्यान रखिए, जब हम बोलते हैं इंक्रीज इन नीर, तो इट रिप्रेजेंट दैट रूपी हैज अप्रिशिएटेड विज अविज बास्केट ऑफ करेंसीज. अगर हम बोलते हैं डिक्रीज इन नीर, तो इट मींस दैट रूपी हैज डेप्रिसिएटेड विज अविज बास्केट ऑफ करेंसीज. ऑलराइट, दिस इज हाउ वी आर इंटरप्रेटिंग द इंक्रीज इन नीर एंड डिक्रीज इन नीर, जो भी मूवमेंट हो रहा है. ऑलराइट, जैसे यहाँ पे near is equal to 90, it means that rupee has weakened or depreciated relative to the currencies of India's main trading partners by 10% since 2015-16. This is how we are interpreting. All right. So, when we talk about increase in near and decrease in near, so increase in near means rupee has appreciated, or it means that rupee has become stronger today compared to base year. Appreciate kar gaya hai, rupee has become stronger. And another way of seeing it, that rupee is now overvalued and it has become more expensive compared to its competitor. तो यहाँ पे जब 100 से ज्यादा वैल्यू जा रही है रूपी, इट मींस दैट रूपी इज ओवरवैल्यूड. सिमिलरली जब हम डिक्रीज इन नीर की बात करते हैं तो इट रिप्रेजेंट दैट रूपी हैज डेप्रिशिएटेड. हमारी एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ी सी बढ़ गई है. रूपी हैज बिकम वीकर टुडे कंपेयर टू द बेस ईयर, एंड इट इंडिकेट्स दैट रूपी इज अंडरवैल्यूड. राइट, रूपी इज अंडरवैल्यूड एंड लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर. तो ये थोड़ी सी मूवमेंट ऑफ नीर एंड नीर थोड़ी सी ध्यान में रखना है. lot of time the questions are being asked in the prelims examination, तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान रखिए. Another thing is one of the limitation of NIR, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि increase in NIR and decrease in NIR. So decrease in NIR we are saying that rupee has depreciated. तो खाली ये देख के बता देना कि decrease in NIR, decrease in NIR, ऑलराइट, और हमारा एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो गया है. एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस बिकॉज रूपी हैज डेप्रिशिएटेड, एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस हैज इंक्रीज. तो ये थोड़ा सा अभी उतना रिलेवेंट नहीं हो पाया है. बिकॉज क्यों नहीं हो पाया है, क्यों नहीं कह सकते एकदम डेफिनेट वे में, बिकॉज नीर डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इन्फ्लेशन. It does not take into account the inflation.
जिसकी वजह से हम जब उसको एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन से, देन वी गेट रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रीर बनाते हैं। राइट, जैसे हम क्या कर रहे हैं, लेट अस से अ नीर डिक्रीजेस बाय 5%, तो यूजली डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी हो गया, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस में हैव इंक्रीज्ड, खाली इतना देख के। बट लेट अस से अगर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, जो इंडिया का डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है, इट हैज मच हायर देन द एंटायर इन्फ्लेशन ऑफ द ट्रेड पार्टनर्स टू विच इट इज ट्रेडिंग, देन व्हाट हैपेंस इज जो ये गेन हुआ था नीर से 5% डेप्रिसिएशन का, वो सारा खत्म हो जाएगा, बिकॉज प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो ये एक जो है कि हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस हैज इंक्रीज, तो अभी नीर को देख के नहीं कह सकते हैं, बिकॉज इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इन्फ्लेशन, द प्राइस इन द डोमेस्टिक एज वेल एज द फॉरेन मार्केट, जो उसका डिफरेंशियल्स होता है वो ये अकाउंट फॉर नहीं करता। दैट इज व्हाई वी मूव वन स्टेप अहेड एंड वी टॉक अबाउट रीर। वी टॉक अबाउट रीर, राइट? तो नो, what is REER? It is the real effective exchange rate adjusted by relative price or cost, typically captured in inflation differential between the home economy and trading partners. All right, so it is REER. तो यहां पे हम इन्फ्लेशन डिफरेंशियल अकाउंट फॉर कर रहे हैं बिटवीन द होम कंट्री एंड द ट्रेडिंग पार्टनर्स। ठीक है, होम कंट्री एंड ट्रेडिंग पार्टनर्स, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन को अकाउंट फॉर करते हैं। तो अगर पूछा जाए विच इज द बेटर इंडिकेटर इन टर्म्स ऑफ असेसिंग द फेयर वैल्यू ऑफ रुपी, की अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यूड है, नो फेयर वैल्यू है, तो रीर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे, बिकॉज इट फैक्टर्स इन द इन्फ्लेशन डिफरेंशियल ऑल्सो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे इफ द रुपी नॉमिनल एक्सचेंज रेट रिमेन्स द सेम बट प्राइसेस इन इंडिया राइज फास्टर in the than in the other countries, because inflation is much higher than the other countries, it means that REER will go up for India and making Indian products relatively more expensive and less competitive in the global market. So that is what you have to keep in mind. Right? So a decrease in REER denotes depreciation of rupee, similarly to NEER, and whereas an increase reflects appreciation. ठीक है, REER above 100, similarly जैसे हमने बात की थी नीर में, denotes that home currency is overvalued above 100 and more expensive compared to its competitor. तो ये थोड़ी सी बातें आप नीर एंड रीर, जो कि sometimes it is not understood well among the aspirants. ठीक है, so these are the few things which you have to keep in mind when you're talking about the foreign exchange movement, the associated concepts of nominal effective exchange rate and real effective exchange rate. All right? So these are the things which I wanted to talk in this class. I will see you in the next video. Thank you.